हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग रोटेशनल मोशन में 4th लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 3 लेक्चर अपलोड हो गए हैं और तीनों लेक्चर का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो ये चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ फुल चैप्टर नोट्स का जो लिंक दिया है वहाँ पर तुम क्लिक कर सकते हो। क्लिक करके तुमको नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में हम लोग अब तक काफ़ी कुछ कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन कवर किया था। ये जो लेक्चर है इसमें हम एक डेरिवेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे या डेरिवेशंस करेंगे हम थोड़े। जैसे पहला चीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान दो, पहला चीज़ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है। हमने रोटेटिंग बॉडी से रिलेटेड एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है, जो कि पिछले 3 लेक्चर से वही चल रहा है अपने लेक्चर में, विच इज़ कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर तुमको याद हो, उसका फॉर्मूला होता है mr², या यूजुअली अगर एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है जो r डिस्टेंस पे है रेडियस से, एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, तो इस मास का जो मोमेंट या इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है mr²। हमने रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा है, एंड सो ऑन। ऐसे करके बहुत सारे बॉडीज़ के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, डिराइव भी किया है, फिर थियरम भी देखा है, वगैरह वगैरह। तो हमको ये जो एक्सप्रेशंस हम डिराइव करने जा रहे हैं, जैसे हम डिराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी, हम डिराइव करेंगे एंगुलर मोमेंटम, हम डिराइव करेंगे टॉर्क, ये तीनों जो टर्म्स हैं रिलेटेड टू रोटेटिंग बॉडी, हमको डिराइव करने हैं उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में। देखो, मैंने तुमको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ाया था तो तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो काम लीनियर मोशन में मास का होता है ना, वही काम रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। अगर नहीं बताया तो अभी बता दे रहा हूँ, मोस्टली मैंने बताया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंट्रोडक्शन में। जैसे मैं जब भी लिखता हूँ ना कि कोई रोटेटिंग बॉडी है, उस पर कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, तो उस पर मैंने फोर्स लगाया तो उस पर एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होता है। तो इसको बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कोई बॉडी है जो लीनियर मोशन कर रही है, तो उसका जो काम मास करेगा ना, वही काम रोटेटिंग बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। समझी बात? ऐसे समझ लो, जैसे कोई बॉडी है तो उस पर मैं लीनियर मोशन देना चाहूँ, जैसे सपोज मेरे पास ये मार्कर है, इसको मेरे को लीनियर मोशन देना है, मैं इस पर फोर्स लगाऊँ, तो जो उस फोर्स को अपोज करेगा वो कौन होगा? मास होगा ना, उसका इनर्शिया होगा, और इनर्शिया आता है ड्यू टू मास। तो वैसे ही अगर मैं इस बॉडी को रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट करने के लिए मैं टॉर्क लगाऊंगा, और टॉर्क को जो अपोज करेगा वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब समझ में आया? तो हमको सारी जो ये क्वांटिटीज़ हैं, काइनेटिक एनर्जी हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में डिराइव करना है। चलो पहले हम काइनेटिक एनर्जी डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे देखो ध्यान से। अपने पास सपोज एक रैंडम शेप का बॉडी है ये, और ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। रोटेटिंग बॉडी है, कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी हम कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी की चीज़ों का ही निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सेलरेशन है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी बताओ, फिक्स ही नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज होता रहेगा ना, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड चेंज होता रहेगा एक्सेलरेशन की वजह से। तो काइनेटिक एनर्जी तभी निकाल सकते हैं जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो मैंने कंसिडर किया कि एक बॉडी रोटेट कर रहा है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो देखो मैं कैसे निकालता हूँ, ध्यान से देखना। मैं इस एक्सिस से अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग मासेस कंसिडर करूँगा। एक मास m1, एक मास m2, एक मास m3, ऐसे करके मेरे पास n मासेस हैं। तो मैंने n मासेस कंसिडर कर लिए, सबका डिस्टेंस अलग अलग है एक्सिस से। सपोज इस वाले का डिस्टेंस एक्सिस से है r1, इस वाले का डिस्टेंस एक्सिस से है r2, इसका डिस्टेंस एक्सिस से है r3, एंड इसका डिस्टेंस एक्सिस से कितना है? rn। ठीक है, तो मैंने कंसिडर किया एक बॉडी है जो रोटेट कर रही है, जिस पे n मासेस हैं, हर एक मास का अपना अपना कुछ स्पीड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका स्पीड देखूं तो इसका स्पीड हो जाएगा v1, इसका स्पीड हो जाएगा v2, इसका स्पीड हो जाएगा v3, और इसका स्पीड हो जाएगा vn। ऐसा क्यों लिखा है? देखो, कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड सपोज रोटेट करने लगता है ऐसे, ये यहाँ से रोटेट करता है और ये यहाँ से रोटेट करता है। तो जब ये रॉड रोटेट करेगा, सपोज करते हैं इस एक्सिस के अबाउट, तो एक चीज़ ध्यान दो,
कि इसका जो हर एक पॉइंट होगा, हर एक मास, जो हर एक पॉइंट मास होगा, वो अगर तुम ध्यान से देखो तो एक सर्कल में जाएगा। बोलो हाँ या ना। अरे रोटेटिंग बॉडी का हर एक मास जो होता है वो किस में जाता है? सर्कल में जाता है ना। यही तो रोटेशनल मोशन है। रोटेशनल मोशन इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट सर्कुलर मोशंस। अरे फैन रोटेट कर रहा है तो फैन के पत्ती पे कोई एक छोटा सा तुम मार्क बना दो तो मार्क क्या करेगा? मार्क तो सर्कल में जाएगा ना। तो सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करते हैं और ओवरऑल पूरी बॉडी को देखोगे तो बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो वैसे हमने यहाँ क्या कंसिडर किया? हमने पॉइंट मासेस कंसिडर किया इस पूरे बॉडी पे। ये बॉडी रोटेट कर रहा है बट इस पे जो एक एक पॉइंट मास है वो क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना। तो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए कुछ लीनियर स्पीड भी होती है और वो लीनियर स्पीड का फॉर्मूला हमको मालूम है। तो हम सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यूज़ करके फाइंड करेंगे। ध्यान देना, देखो इधर अगर मैं इस वाले का मास देखो तो मास है m1, इस वाले पॉइंट मास का, इसका स्पीड देखो तो v1 है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो ध्यान दो हम डिराइव कैसे करेंगे। हम डिराइव करने जा रहे हैं कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग with an angular speed or angular velocity omega as shown। ठीक है, हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से बॉडी रोटेट कर रहा है। सो कंसिडर पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस कौन कौन से लिए हमने? m1, m2, m3 अप टू कितने हैं? mn एट डिस्टेंसेस r1, r2, r3 एंड rn फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, देखो मैं ये सब लिखा के क्यों दे रहा हूँ? तुम बोलोगे सर लिखाते तो नहीं हो, डेरिवेशंस करो जल्दी फटाफट। लिखा के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है। ऐसे तुम कुछ भी लिख के आ जाओगे, 4-5 एक्सप्रेशन याद करके जाओ और बाय हार्ट करके लिख के आ जाओ तो आगे पीछे करके तुम गलत करके आ जाओगे और मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि तुम एक्सप्लेन करो क्या तुम कर रहे हो, तो मार्क्स भी तुमको अच्छे से मिलता है, वरना कंसेप्ट तो तुमको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहूँ, सो देयरफॉर kinetic energy of the body can be written as, ऐसे टोटल कितने मासेस है इस पूरे बॉडी पे? n मासेस हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ऐसे करके कितने मासेस है मेरे पास? n मासेस ना, तो अप टू हाफ mn vn स्क्वायर। समझ में आई बात? बोलो समझ में आई बात? ठीक है, बढ़िया। अब हमको एक चीज़ पता है कि ये जो v है, ध्यान दो, किसी भी सर्कुलर मोशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलूँ कि एक बॉडी रोटेट कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था रॉड वाला। सपोज जैसे ये एक रॉड है, इस रॉड पे या ये रॉड अगर रोटेट कर रहा है, सपोज़ ये एक्सिस हम ले लेते हैं, ये एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इस पे ये कोई अगर पॉइंट मास है जो r डिस्टेंस पे है, तो ये जिस सर्कल में जा रहा होगा उस सर्कल का जो लीनियर स्पीड होगा ना v, ये बाई सर्कुलर मोशन होता है r ओमेगा। अगर तुमको ये पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना सर्कुलर मोशन थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिना सर्कुलर मोशन की ये चीज़ नहीं समझेगा। ठीक है, तो अब हमको सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ m1। ध्यान दो हमने ओमेगा सबके लिए सेम रखा है क्योंकि ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो हर एक का ओमेगा सेम होगा। ओमेगा समझता है ना, एंगुलर वेलोसिटी है। ज़रा समझ लेते हैं, देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड जब रोटेट करेगा तो ये रॉड यहाँ चला जाएगा ऐसे रोटेट करके कुछ टाइम में, फिर ऐसे धीरे धीरे पूरा ये रोटेट करेगा। तो ध्यान से देखो, ये वाला पार्टिकल जितना एंगल चल रहा है यहाँ से यहाँ में, उतना ही ये वाला पार्टिकल भी यहाँ से यहाँ में एंगल चल रहा है, उतना ही ये वाला पार्टिकल भी यहाँ से यहाँ में एंगल चल रहा है, उतना ही ये वाला पार्टिकल, यानी सबके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। दिख रहा है क्या? ये सेम ही एंगल है ना सब पार्टिकल के लिए, हर एक पार्टिकल उतना ही एंगल कवर कर रहा है।
वेर एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए अलग अलग है। जैसे ये देखो, ये यहाँ से यहाँ कम डिस्टेंस चल रहा है, ये यहाँ से यहाँ थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस, इसलिए सबका लीनियर स्पीड अलग होता है और एंगुलर स्पीड सेम होता है। अरे क्योंकि एंगुलर डिस्टेंस सेम ही कवर कर रहे हैं, सेम ही एंगल कवर कर रहे हैं ना। जैसे मैं बोलूँ ये पेन रोटेट करे तो इस रोटेशन में यहाँ से यहाँ तक के रोटेशन में हर एक पॉइंट ने सेम ही तो एंगल कवर किया है। कहाँ से कहाँ गए हैं, यहाँ से यहाँ चले गए, तो ये एंगल हर एक पार्टिकल के लिए सेम है, बट डिस्टेंस सबके लिए अलग है। देखो ये वाला यहाँ से यहीं तक आया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक आया, ये वाला सबसे दूर आया है। समझा? ओके, बढ़िया। सो हाफ m1 ये हो जाएगा r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है ना, हमको मालूम है v है r ओमेगा। सो प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड टिल वी हैव n, सो इट विल बी हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखो, सब में हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ आता है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? ज़रा ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। अरे ये पूरा बॉडी, इसको मैं कितने पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकता हूँ? n पार्टिकल्स में, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है यहाँ पे देखो। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर ना, तो ये पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दूसरे का है, तीसरे का, ऐसे कितने पार्टिकल्स है इस बॉडी पे? n, तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किया तो मेरे को क्या मिल जाएगा? पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो वो तरीका है। दूसरा देखो, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है? वो हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना, हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना। तो देखो यहाँ रोटेटिंग बॉडी में या रोटेशनल मोशन में मास की जगह कौन आ जाता है? मास की जगह कौन आ जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और लीनियर स्पीड की जगह कौन आ जाता है? एंगुलर स्पीड। रोटेशन एंगुलर मोशन है। एक बात याद रखना, एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन में क्या फ़र्क है? लीनियर मोशन में जो भी क्वांटिटीज़ है ना, वो एंगुलर मोशन में उनके एंगुलर क्वांटिटीज से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी। जैसे मैं बोलूँ, वहाँ हम लोग स्पीड की जगह v यूज़ करते थे, तो यहाँ स्पीड की जगह तुम ओमेगा यूज़ करोगे एंगुलर मोशन में। ऐसे वहाँ फोर्स की जगह तुम f यूज़ करते थे, यहाँ फोर्स की जगह पे आ जाता है टॉर्क टाउ। तो ये चीज़ याद रखो, हर एक चीज़ या हर एक क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट हो जाती है उनके एंगुलर सब्स्टिट्यूट में, या बोल सकते हो एंगुलर करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी में। तो ये हमको मिलता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मेट तुमको पता है, हाफ mv स्क्वायर। तो देखो क्या ले लिया, मास का जगह ले लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, और v के जगह ले लिया ओमेगा ने। यही मैं तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। लीनियर मोशन में स्पीड ली जाती है, एंगुलर मोशन में एंगुलर स्पीड ली जाती है, सिंपल सी बात। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। यानी कोई रोटेटिंग बॉडी है जिसका एंगुलर वेलोसिटी तुमको दिया हो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको दिया हो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी तुम निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। सिंपल है ना फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर तो तुमको याद ही है, बचपन से रटा हुआ है तुमने। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर उसी का रोटेशन एनालॉग है, ऐसे समझ सकते हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह, सॉरी मास की जगह क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर स्पीड की जगह आ गया ओमेगा। ये पहला एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे, इसलिए इतना बड़बड़ किया है मैंने। अगले एक्सप्रेशन से इतना फालतू का एक ही चीज़ बार बार मैं नहीं बोलूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लो अच्छे से, एक एक चीज़ नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग टॉर्क का एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं और फिर हम एंगुलर मोमेंटम डिराइव कर लेते हैं। नोट करो। ओके, नोट डाउन कर लिया था ना। चलो नेक्स्ट एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज टॉर्क ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, अब अगर टॉर्क है तो टॉर्क के लिए एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी टॉर्क लगता है एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये एक बॉडी है, सपोज इरेगुलर शेप का या रिजिड बॉडी है, जो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और सपोज हमने इस पे एक एक्सेलरेशन लगाया हुआ है अल्फ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा लगाया हुआ है, ध्यान दो, एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है इस पे। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इस बॉडी का टॉर्क या इस बॉडी पे टॉर्क कितना लग रहा है। ध्यान दो,
फिर से सेम चीज़ करेंगे हम। ये देखो, ये एक्सप्रेशंस मैं एक लेक्चर में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इन सबको डिराइव करने का जो तरीका है वो एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए एक ही लेक्चर में मैं सारे डेरिवेशंस करवा रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग एक्सिस से अलग अलग पॉइंट कंसिडर करेंगे। सपोज एक पॉइंट कंसिडर करते हैं m1, एक मास कंसिडर करते हैं m2, एक मास कंसिडर करते हैं m3। ऐसे कितने मासेस है टोटल अपने पास इस बॉडी में? इस बॉडी में अपने पास है n मासेस, ठीक है। हर एक का अपना अपना डिस्टेंस है। सपोज इसका डिस्टेंस है r1, इसका डिस्टेंस है r2, इसका डिस्टेंस है r3, वैसे ही इसका डिस्टेंस कितना है rn, ठीक है। फाइन। देखो, टॉर्क लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है ना। टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगाता हूँ, देखो इस बॉडी पे टॉर्क कैसे आएगा? फोर्स लगा के ना, कोई भी बॉडी पे टॉर्क कैसे आता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रॉड है, इस पे मेरे को टॉर्क लगाना है, तो टॉर्क कैसे लगा पाऊँगा? अगर ये एक्सिस फिक्स है, इसके अबाउट रोटेट करना है, तो मैं यहाँ से एक फोर्स लगाता हूँ, यहाँ से एक फोर्स लगाता हूँ, तो ये क्या करता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करता है? टॉर्क ना। याद है या नहीं ये सब? तो ये टॉर्क की वजह से बॉडी रोटेट करता है। तो वैसे यहाँ जब भी मुझे इस बॉडी पे टॉर्क लगाना है, तो टॉर्क लगाने के लिए मैंने पहले क्या लगाया होगा? फोर्स लगाया होगा, ठीक है। तो मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ कि इस पे फोर्सेस लगे हैं। तो ध्यान दो एक बार, फोर्सेस लगे हैं तो देखो, इस वाले पे फोर्स इस तरफ लगेगा कुछ ऐसे, इस वाले पे फोर्स इस तरफ लगेगा कुछ ऐसे, इस वाले पे फोर्स इस तरफ लगेगा, इस वाले पे फोर्स इस तरफ लगेगा। मुझे फोर्स से ज़्यादा लेना देना नहीं है, मुझे एक्चुअल में एक्सेलरेशन से लेना देना है। तो मैं इसको एक्सेलरेशन के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज जैसे पहले फोर्स ही ले लेते हैं, क्योंकि फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ ना, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ, कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग about an axis is acted upon by an external torque which gives an angular acceleration अल्फ़ा, ठीक है। एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा देता है ये टॉर्क, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो ये अपना कंसिडरेशन पार्ट हो गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा दिया हुआ एक बॉडी पे है अपने पास बॉडी, हमको इसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है ये निकालना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम पहले टॉर्क, एक चीज़ समझ लो, टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ, सो द नेट टॉर्क और द टॉर्क ऑन द बॉडी, नेट टॉर्क ऑन द बॉडी विल बी टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क ऑन मास 1 प्लस टॉर्क ऑन मास 2 प्लस कितने मासेस हैं टोटल? n मासेस हैं, तो टॉर्क ऑन मास 1। सो देयरफॉर नेट टॉर्क इज गोइंग टू बी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है r इंटू एफ, तो r1 इंटू एफ या r1 क्रॉस f1 प्लस r2 क्रॉस f2। ध्यान रखो अभी तक हम वेक्टर एडिशन करते हुए चल रहे हैं, प्लस rn क्रॉस fn, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दो, R और F में जो एंगल है, ये R और ये F, R और F में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। रोटेशनल मोशन का ये स्पेशलिटी होता है कि फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या उसका नाम ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ऐसे तुम समझ सकते हो, या फोर्स और डिस्टेंस एक्सिस से हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो ये R और F में क्रॉस प्रोडक्ट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हटा सकते हैं, और ये सारे टॉर्क्स का डायरेक्शन जो है वो सेम है। डायरेक्शन कैसे सेम हुआ? अरे डायरेक्शन देखो ना, ये वाला जो टॉर्क है R क्रॉस F किया तो इधर, ये R क्रॉस F किया तो इधर, ये R क्रॉस F किया तो इधर, ये R क्रॉस F किया तो इधर, यानी सबका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये सारे टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब मैं सबको स्केलर फॉर्म में भी ऐड कर सकता हूँ। दो वेक्टर्स का डायरेक्शन जब सेम होता है तो हम उनका वैल्यू डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ना, वही बात यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। सो देयरफॉर नेट टॉर्क can be written as r1 f1 plus r2 f2
एंड Rn/Fn। समझा क्यों मैंने वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में स्विच कर लिया, या कैसे मैं वेक्टर फॉर्म से स्केलर फॉर्म में स्विच कर सकता हूँ? क्योंकि सारे टॉर्क्स कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में। मैं चाहिए तो यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ, सिंस ऑल द टॉर्क्स आर इन सेम डायरेक्शन। सैम हो गया ये तो। दृश्यम, किसी को याद है दृश्यम मूवी का सैम कैरेक्टर? चल ठीक है, 2 अक्टूबर बोला तो बराबर याद रहेगा, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट। नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, R1, F1 क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, R2 हो जाएगा m2 a2, एंड ऐसे करके Rn mn an, सब पे अलग अलग एक्सेलरेशन है ना, ठीक है। सो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू R1 m1। एक्सेलरेशन जो होता है, ये अगर तुमको पता हो तो बहुत बड़ी बात है। जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन से ऐसे रिलेटेड होता है। देखो, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन में जितने अलग अलग तरीके के एक्सेलरेशंस आते हैं, ये सब पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं यहाँ ये लेक्चर के कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वो देख लो तो बहुत अच्छा है। वरना तुमने इसके पहले का सर्कुलर मोशन देखा है तो बहुत ज़रूरी है, बिना सर्कुलर मोशन के ये सब नहीं हो पाएगा। इसीलिए महाराष्ट्र बोर्ड में जो तुम्हारा रोटेशनल डायनेमिक्स का टॉपिक है, उसमें आधा सर्कुलर मोशन है, तो इसीलिए ये सब रीज़न के वजह से, क्योंकि सर्कुलर मोशन छूट जाता है बच्चों का, ठीक है। सो R1 m1, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा R1 अल्फ़ा। अल्फ़ा सबके लिए सेम है, एक बात याद रखना, अल्फ़ा सबके लिए सेम है। कैसे? जैसे ओमेगा सबके लिए सेम था। अरे सबके लिए एंगल सेम कवर हो रहा है ना, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम है, ठीक है। वैसे ये हो जाएगा R2 m2 R2 अल्फ़ा, एंड करते करते क्या आ जाएगा, Rn mn Rn इंटू अल्फ़ा। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है, अल्फ़ा सब में कॉमन हो जाएगा। सो टाउ इज इक्वल्स टू, और R1 स्क्वायर है, R2 स्क्वायर है, R3 स्क्वायर है, तो यहाँ मेरे को क्या मिल रहा है, देखो मेरे को मिल रहा है m1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा तो कॉमन हो गया ना, तो मेरे को मिल रहा है m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस कितने मेरे पास n है ना, सो आई कैन हैव mn Rn स्क्वायर, और लास्ट में अल्फ़ा क्या है, कॉमन है। फिर से ये वही पहचाना हुआ आदमी, इंसान या क्वांटिटी, जो भी बोल दो। सो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू, ये कौन सा क्वांटिटी है, पहचाना हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर अप टू mn Rn स्क्वायर, तो ये टोटल क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया टॉर्क का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे देखो तुम्हारा फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो देखो फोर्स की जगह यहाँ क्या आ गया, टॉर्क, मास की जगह क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। यही बात मैं तुमको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी ट्रांसलेशनल मोशन में क्वांटिटीज़ होती हैं, वो उनके रोटेशन एनालॉग से सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं। जैसे टॉर्क क्या होता है, फोर्स का रोटेशन एनालॉग, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास का रोटेशन एनालॉग, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन का रोटेशन एनालॉग। तो अब तुमको थोड़ा बहुत इक्वेशंस में सिमेट्री दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो पॉज करके, फिर हम एंगुलर मोशन के लिए डिराइव करते हैं। ओके, चलो नोट डाउन कर लिया था ना। एक लास्ट क्वांटिटी हमको डिराइव करनी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज़ एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। एंगुलर मोमेंटम हम किसका निकाल सकते हैं, या एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा तुमको याद दिला देता हूँ, तुमको अगर पता ना हो। जैसे कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये सपोज एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये मास अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है सच एज दिस, तो इस सिस्टम का या इस चीज़ का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसका वेलोसिटी ऐसे है इस तरफ, इसका मास m है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr। ये सब तब तक ट्रू है, या इसका अगर तुम वेक्टर फॉर्म देखना चाहो तो ये होता है m टाइम्स r क्रॉस b, ठीक है। या इसी को हम ऐसे लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज़ r क्रॉस p, जहाँ पे p होता है लीनियर मोमेंटम। ये सब क्या
अलग लैंग्वेज में लिख रहे हो सर? अलग लैंग्वेज नहीं है, ये तुम्हारी ही लैंग्वेज है, तुम्हारे ही फिजिक्स की लैंग्वेज है। याद होगा तो बहुत अच्छा है। देखो ध्यान से, ये सब कब हम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम कब लिख सकते हैं, स्पेशली ये फॉर्मूला, ये हम तब लिख सकते हैं व्हेन r इज परपेंडिकुलर टू v, यानी जब जो डिस्टेंस है एक्सिस से वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। यानी बोल सकते हो जब भी बॉडी सर्कल में जा रहा हो, सर्कल में जाता है तो रेडियस और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। अरे क्योंकि वेलोसिटी सर्कल के टेंजेंशियल हो गया, तो टेंजेंट और रेडियस क्या हो गए, परपेंडिकुलर। ये चीज़ तो तुमने बचपन में रटी थी, है ना, मैथ्स में, कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते, सॉरी हाँ, टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेलोसिटी सर्कल में कैसी होती है, टेंजेंशियल, और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एक रोटेटिंग बॉडी पे। देखो कैसे, सपोज मेरे पास ये फिर से वही आलू के शेप की एक रोटेटिंग बॉडी, कौन सा शेप है ये, पता नहीं कौन सा शेप है, आई थिंक वो जिसमें पेंट ब्रश वश लेके आर्टिस्ट लोग पेंटिंग करते हैं ना, इसमें 2-3 ऐसे खाचा बना दो तो ये पेंटिंग का वो हो जाए। चलो पता नहीं कौन सा एनालॉजी मेरे भी दिमाग में आ गया। तो ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब ध्यान रखना, जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए ही डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम mvr है, तो यहाँ अगर v चेंज होने लगे तो l चेंज होने लगेगा। तो अगर मेरे को बॉडी का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा अगर चेंज होता रहेगा एंगुलर मोमेंटम? तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड लेंगे। तो ध्यान से देखो हम कैसे एंगुलर स्पीड के टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम डिराइव करेंगे। ये एक बॉडी है जो एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। देखो डिराइव बोल के डिराइव ही निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक्सिस से अलग अलग पॉइंट मासेस लेंगे। ये सपोज मास है m1, ये सपोज मास है m2, ये सपोज मास है m3, एंड ऐसे करके मेरे पास कितने मासेस हैं, mn। ठीक है, इसका जो वेलोसिटी है लेट दैट बी v1। हाँ, और एक चीज़ डिस्टेंस r1, r2, r3, rn। ध्यान रखो जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो सारे पॉइंट मासेस किस में जाएंगे, सर्कल में जाएंगे ना। यही तो बताया ना तुमको, रोटेटिंग बॉडी का हर पॉइंट सर्कल मोशन करता है, ये चीज़ याद रखना। या सर्कुलर मोशन, सर्कल मोशन क्या होता है, ये इसका वेलोसिटी हो गया v2, ये इसका वेलोसिटी हो गया v3, ये इसका वेलोसिटी हो गया vn। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास कितने मासेस हैं, n मासेस हैं या n पॉइंट मासेस हैं। तो देखो मैंने क्या किया है, कंसिडर अ रिजिड बॉडी rotating with angular velocity omega as shown। ठीक है, let there be point masses m1, m2 up to mn at distances r1, r2, rn on the body moving with moving in circles with क्या, स्पीड्स v1, v2, vn एज शोन। ठीक है, बहुत बड़ा कंसिडरेशन लिख दिया है, कोई बात नहीं, ज़रूरी था, एक एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है, वरना कुछ भी लिख के आओगे तो फिर वही बात, मज़ा नहीं आएगा ना, मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स मतलब ऐसा नहीं कि मार्क्स के लिए तुमको इंग्लिश लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या बहुत कुछ उसमें भर के लिख के आना ज़रूरी नहीं, जो चीज़ यहाँ है उसको बताना ज़रूरी है। दैट्स द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। ठीक है, तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम, अब देखो एंगुलर मोमेंटम फिर से वेक्टर क्वांटिटी है, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L वेक्टर इज इक्वल्स टू L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर अप टू कितने मासेस हैं n, सो Ln वेक्टर। ठीक है,
सब्स्टिट्यूट करते हैं, L होता है R क्रॉस P, या अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, ये होता है M1 R1 क्रॉस V1। अभी मैंने फार्मूला बताया था एंगुलर मोमेंटम का, M2 R2 क्रॉस V2, एंड ऐसे कितने मासेस हैं N, सो ये हो जाएगा MN RN क्रॉस VN। अब अगर सबका जो R और V परपेंडिकुलर है, जो कि होता ही है सर्कुलर मोशन में, अभी बताया रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट सब में से हट जाएगा। और सिंस ऑल ऑफ देम आर गोइंग और ऑल ऑफ देम आर हैविंग सेम डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, R क्रॉस P कर लो ना, सबका मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो R क्रॉस P, R क्रॉस P, R क्रॉस P, सबका डायरेक्शन कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे एंगुलर मोमेंटम भी सेम डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको किस में लिख सकते हैं, स्केलर फॉर्म में। तो ये आ जाएगा M1 R1 V1 प्लस M2 R2 V2 अप टू MN RN VN। अब देखो एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, ट्रिक, शॉर्टकट मतलब एक हैक दे दे रहा हूँ, हैक ही क्या बोलूँ इसको, वर्स्ट केस सिनेरियो समझ लो। तुमको जैसे ये चीज़ नहीं समझा कैसे वेक्टोरिकली ऐड करना है, तो तुम डेरिवेशन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मार्क्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तुम अगर यहाँ से भी स्टार्ट करते हो तो एग्जामिनर कंसिडर कर लेगा कि तुमको पता है कि R और V परपेंडिकुलर हैं और सारे L सेम डायरेक्शन में, इसलिए तुमने डायरेक्टली स्केलर फॉर्म से स्टार्ट किया, तो कोई परेशानी का बात नहीं होगा, ठीक है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा M1 R1, फिर से हमको पता है V1 क्या होता है, V1 होता है R ओमेगा, सो R1 ओमेगा प्लस M2 R2, ये हो जाएगा R2 ओमेगा, एंड कितने हैं N, सो MN RN ओमेगा। फाइनली ओमेगा कॉमन होगा, क्या बचेगा देखो, M1 R1 स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर अप टू MN RN स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये फिर से वही पहचाना हुआ इंसान, सो L इज इक्वल टू I ओमेगा। समझा, बोलो समझा, L इज इक्वल टू I ओमेगा। ये हमको मिल गया क्या, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फॉर अ रोटेटिंग बॉडी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एंगुलर मोमेंटम एक बार मिला ना, तो हम एंगुलर मोमेंटम को ढूंढ सकते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं, देखो हम ढूंढ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। हमको मालूम है सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो I ओमेगा है ना यहाँ पे, तो यहाँ मैं L डाल सकता हूँ। तो इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ टाइम्स L इंटू आई, नॉट एक्चुअली L इंटू आई, L इंटू ओमेगा। I ओमेगा क्या बन गया L, तो L इंटू ओमेगा, सो हाफ L इंटू ओमेगा, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, अगर मैं I से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ इसको, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन I। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी L का स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर अपॉन 2I। दिस इज़ ऑल्सो फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान रखना ये जो दो रिलेशंस हैं, दिस इज़ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी अगर तुमको सिर्फ एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हो तो भी तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो विदाउट नोइंग एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता हो, जिसे इसमें एंगुलर वेलोसिटी नहीं पता है, तो भी तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। इसमें तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, सिर्फ L और ओमेगा पता है, तो भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन। आई होप तुमको समझ में आया होगा। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट वगैरह तुमको पता होगा। यूनिट क्या होगा, MVR है ना, MVR यानी kg, बोलो मीटर पर सेकेंड, इंटू R है, तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑल राइट, सो आई होप तुमको ये समझ में आया। डेरिवेशन, 3 डेरिवेशंस हमको करने थे, ये तीनों डेरिवेशन मैंने करा दिया है। अब एक लेक्चर सेपरेटली बनेगा ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसमें हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स समझने हैं और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इन सारे फॉर्मूलाज पे, स्पेशली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला। इसको हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, टेंशन मत लो। ये 3 डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर से, 2 मार्क 3 मार्क के लिए पूछ देता है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से कराया है इस लेक्चर में।
तो ध्यान से एक एक चीज़ देख के डेरिवेशन लिख लेना। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अगर नोट डाउन नहीं किया तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तुम्हारे सामने बोर्ड ही बोर्ड है, तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना उसको। और जो भी अगर तुमको कुछ डाउट है ये लेक्चर से रिलेटेड तो बिंदास कमेंट में बताओ, समझा है तो भी बिंदास कमेंट में बताओ। और ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करो। आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।